अर्निंग में से आपने माइनस करवाना है किस चीज़ को, अनरियलाइज प्रॉफिट को, क्योंकि वो आपकी रिटेन अर्निंग का पोर्शन बनेगा। और जितनी आपने आपस में सेल परचेज की है, ठीक है, जितने की चीज़ें थी आपने लेस इसमें से करवा देंगे अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, कि जितनी आपकी ट्रांजैक्शन आपने की थी इंट्रा ग्रुप में, इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शन जितनी की थी वो रेवेन्यू में से माइनस करवाएंगे। और दूसरी चीज़ इसमें से कहाँ पे जाएगी, आपके कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल में से भी आप क्या करोगे, आप उस अमाउंट को माइनस करवाओगे। कौन सी अमाउंट को, जो अमाउंट आपने रेवेन्यू में से माइनस करवाई होगी, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, ये इस तरीके से जनाब हम इसको प्रेजेंट करेंगे इन्वेंट्री को, कि एसओसीआई में ये दो किधर इंपैक्ट इसके आएंगे, एसओसीआई के अंदर, रेवेन्यू में भी और कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर भी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एसेट सेलर। फर्क सिर्फ कहाँ पे पड़ेगा जी बेटा, वो नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री तो हमारे पास पड़ी होगी ना, हमने अपने नहीं उसमें करंट, उसमें हम लोगों ने माइनस, उसमें से करंट एसेट जो थे उसमें से हम लोगों ने माइनस वो अच्छा इन्वेंट्री की बात करें स्टॉक में से, ठीक है, उसमें से भी हम लोग माइनस करवा देंगे एसओसी। कॉस्ट ऑफ सेल में फिर हम अपना अनरियलाइज्ड ऐड करेंगे हमारा नहीं देखें, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर ना सिंपल सी बात है कि कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर हमारा जो अमाउंट है ना, क्योंकि रेवेन्यू में कौन सी अमाउंट हम लोग माइनस करवा रहे हैं, वो अमाउंट जो हमारी ट्रांजैक्शन की है, ठीक है, उतनी ही अमाउंट की चीज़ें, क्योंकि नॉर्मली हम ये कॉस्ट पे इसके लेते हैं कि जितने के जनाब हमारी चीज़ें थी हमने जितनी बेची, हम कहते हैं जनाब अगर आप अपने ही पेरेंट को चीज़ें या अपने सब्सिडरी को चीज़ें बेच रहे हैं तो वो हकीकत में आप अपने आप को चीज़ें नहीं बेच सकते। ठीक है, तो रेवेन्यू में से वो वाली अमाउंट माइनस कर दीजिए। दूसरा, आप अपनी जितनी कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर जितनी अमाउंट आपने रेवेन्यू में से माइनस की है उतनी अमाउंट आप किसको किस में से माइनस करवा दीजिए, आप अपने कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करवा दीजिए। इसमें कॉस्ट वाली अमाउंट आएगी, इसमें अनरियलाइज्ड नहीं आना चाहिए। नहीं, इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट का ताल्लुक है प्रॉफिट के साथ। देखिए, अनरियलाइज प्रॉफिट का किसके साथ ताल्लुक है, प्रॉफिट के साथ। उसका ताल्लुक जाएगा रिटेन्ड अर्निंग के अंदर, ठीक है, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग में हम सारे का सारा प्रॉफिट लिख रहे होते हैं। अब अगर वो सब्सिडरी का रिटेन अर्निंग है तो वो सब्सिडरी के नेट एसेट में जाएगा, ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन में उसको हम डिक्लेयर कर देंगे ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे। और अगर वो पेरेंट का है तो वो ग्रुप रिटेन अर्निंग में जाएगा। और इस मतलब दोनों में ये चीज़ दोनों में कॉमन है, रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल दोनों में ये कॉमन है, ठीक है, वो चाहे एस बेचे चाहे पी बेचे, लेकिन यहाँ पे ग्रुप रिटेन अर्निंग, इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लेस होगा। और अगर हम एस की बात करेंगे तो इसमें से जो नेट एसेट हैं इन सब्सिडरी उसमें से माइनस होगा। ओके, अच्छा, अब रही बात एसओएफपी की, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। अगर हम बात कर लेते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये कहां से माइनस होगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये आपके करंट एसेट यानी कि स्टॉक में से, इन्वेंट्री में से माइनस होगी। कौन सी चीज, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कि ठीक है, क्या आपने अपनी स्टॉक को, अपनी इन्वेंट्री को इतने से बड़ा हाथ चढ़ा के पेश किया होगा। क्लियर, यहां तो के मसले मसाइल। अच्छा जी, इसके बाद जनाब जैसे मैंने बताया कि इसका ताल्लुक जो है वो इसमें एनसीए का ताल्लुक नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट भी कर रहा है तो उसका ताल्लुक एनसीए के साथ नहीं होगा। तो दूसरा इंपैक्ट इसका यहाँ पे इन दोनों का सेम आएगा। ओके, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी दोनों का इंपैक्ट जो है वो सेम रहेगा। फर्क सिर्फ कहाँ पे आएगा, अगर एस सेलर है तो नेट एसेट्स इन सब्सिडरी के अंदर आपने लेस करवाना है अनरियलाइज प्रॉफिट को, और अगर पी सेलर है तो ग्रुप रिटेन अर्निंग के अंदर आपने माइनस करवाना है अनरियलाइज प्रॉफिट को। बाकी एसओसीआई में भी आपने ऐसे शो करवाना है और एसओएफपी में भी आपने ऐसे ही शो करवाना है। क्लियर, यहाँ तक मसले मसाइल, यहाँ तक की प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आ जाते हैं जनाब एनसीए पे, नॉन करंट एसेट पे। अच्छा जी, नॉन करंट एसेट की हम लोग जब बात करते हैं बेटा तो उसमें दो चीज़ें हैं। अगेन उसमें भी देखना पड़ेगा कि कौन सा भाई, कौन सा बंदा जो है वो पे कर रहा है और कौन सा बंदा बेच रहा है और कौन सा बंदा रिसीव कर रहा है। इसको मिटा दूं? देखिए बेटा, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो डेप्रिसिएशन, जो दो डिफरेंट कंपनीज हैं जब वो आपस में ग्रुप बनते हैं तो उनकी जो डेप्रिसिएशन है वो सेम होती है, डेप्रिसिएशन रेट, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जिनमें डेप्रिसिएशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो मैं इसका एक क्वेश्चन भी करवाना चाहूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम बात कर लेते हैं जनाब कि अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन NCA। इसमें भी दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें जनाब इसमें? P इज सेलर और S इज सेलर। जो अनरियलाइज प्रॉफिट आपने हासिल किया होगा, एक तो जाएगा वो ग्रुप रिटेन अर्निंग के अंदर। इसमें से आपने क्या करवाना है? लेस करवाना है अनरियलाइज प्रॉफिट को। दूसरा इसका इम्पैक्ट जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। किस मकसद के लिए? आपके एसेट्स की जो वैल्यू है उसमें से लेस होगा। ठीक है जी। और तीसरा जो इसका मकसद होगा, जो आपने अदर इनकम में इसको लिखा होगा, आपके अदर इनकम को वो क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा डिस्कशन हम कर लेते हैं कि किस में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लेस फ्रॉम एसेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अच्छा जी, तो एक तो आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर डिक्रीज PPE या अदर एसेट्स जो भी आपने माइनस करवाने हैं वो आप माइनस करवाएंगे। ठीक है, और डिक्रीज ग्रुप रिजर्व्स, मतलब जो रिटेन अर्निंग है उसके अंदर ग्रुप रिटेन अर्निंग आप उसमें से माइनस करवाएंगे। ठीक है जी। और SCI में क्या फ़र्क पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में सबसे पहले तो आपने जो आपकी अदर इनकम है आपने उसको क्या करना है? डिक्रीज करवाना है। जैसे मैंने आपको बता दिया था, स्टेटमेंट ऑफ अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम आपने इसमें से क्या करवाना है? लेस करवाना है। किसको? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को। ठीक है, जो आपने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जनरेट किया होगा। ओके, और अगर P इज सेलर तो अगेन वही काम है, आपने किस में से माइनस करवाना है इसको? आपने नेट एसेट में से, इसमें से आपने लेस करवाना है। किसको? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को। दूसरा आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की अगर हम बात करेंगे तो लेस फ्रॉम एसेट करना है जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा। और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो उसमें से आप लेस करवाएंगे किस में से? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को। इसका ताल्लुक NCA के साथ बिल्कुल नहीं है। इसका ताल्लुक जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा उसका ताल्लुक पेरेंट और सब्सिडरी का आपस में होगा। ओके, अच्छा, अब हम जरा बात कर लेते हैं कि हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन एसेट। ये एक थोड़ा सा इन्वेंट्री का तो मसला कोई नहीं था, हमने सिर्फ उसमें से प्रॉफिट मार्जिन या मार्कअप देखना होता था। यहाँ पे थोड़ा सा एक मेथड है, दो किस्म के मेथड आपकी बुक ने शो करवाए हैं और उन दोनों मेथड को हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहला मेथड ये है कैलकुलेशन करते हुए कि जितनी आपकी बुक वैल्यू थी, जितनी आपकी बुक वैल्यू थी, कैरिंग वैल्यू में से जितनी, मतलब दो चीज़ें इसमें। एक ये है कि अगर बेचने वाला जो है उसकी बुक में कितनी वैल्यू आ रही थी, ठीक है, और उसने कितने का बेचा। दूसरी चीज़ जो है इसमें वो कहता है जनाब आपके पास जो खरीदने वाला था उसकी बुक में कितनी वैल्यू आ रही थी और उसमें से उसने कितने का एसेट बेचा। ठीक है, एक तो आपने क्या लिखना है जी, जिसको हम लोग कह सकते हैं विद ट्रांसफर, के ट्रांसफर के टाइम पे आपकी कैरिंग वैल्यू में से आपने माइनस करवाना है कि जनाब इतना इतना जो है वो डेप्रिसिएशन एसेट आपकी बुक वैल्यू माइनस हो चुकी है। और दूसरा विदाउट जो आपके पास ट्रांसफर है कि आपने ट्रांसफर नहीं किया तो आप अगर ये एसेट आपकी बुक में रहता तो इसकी कीमत कितनी होनी थी। ठीक है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब जरा पेज नंबर 625 की हम लोग बात करते हैं। इसमें दोनों मेथड को एक एग्जांपल के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आपकी बुक में गिवन है। पेज नंबर 625 जनाब पैन लिमिटेड के नाम से, PL के नाम से जनाब ये एक एग्जांपल है। देखिए जी सबके सामने है पेज नंबर 625। पैन लिमिटेड PL owns 80% of SAN Limited SL. There was a transfer of non-current asset within the group from PL to SL, यानी कि पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा for ₹15,000 on 1 जनवरी 2013. The original cost to
PL was 20,000 and the accumulated depreciation at the date of transfer was 8,000. Assets had a remaining useful life of 3 years on the date of transfer. एसेट की लाइफ कितनी थी? 3 साल थी. इसको मिटा दूं? यस सर. इसका एक मेथड है जिसमें हम कहते हैं जनाब दोनों की कैरिंग वैल्यू निकाल लें कि जो ट्रांसफरी है उसके पास कैरिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? कैरिंग वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी, उसको एसेट कितने का मिला? 15,000 का मिला. ट्रांसफरी कौन है? सब्सिडरी है ना. उसको एसेट कितने का मिला? 15,000 का मिला. इसमें से पूरे साल की डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो होगी पूरे साल की, वो माइनस करवा लीजिए. इसके ऊपर वो कितने डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा? उसने कहा जनाब उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, उसको जो मिला है 15,000 का मिला है, और इसमें से जनाब 3 साल उसकी रिमेनिंग लाइफ है, तो 3 माइनस कर देंगे. तो कैरिंग वैल्यू एज पर या कैरिंग वैल्यू ऑफ ट्रांसफर आपके पास आ जाएगी. कितनी अमाउंट आएगी? 10,000. ठीक है जी. और कैरिंग वैल्यू ऑफ ट्रांसफर दूसरी चीज आ जाएगी. तो ट्रांसफर की कैरिंग वैल्यू, अब ट्रांसफर के पास अगर एसेट रहता तो उसने कहा था जनाब उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी निकल रही होगी? उसने कहा था जनाब एक्यूमुलेटेड असल उसकी जो जिन कॉस्ट थी वो 20,000 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी 8,000 थी, तो 12,000 उसकी रह जाती कैरिंग वैल्यू. ठीक है. और इसमें जो एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्योंकि रिमेनिंग लाइफ 3 साल थी, तो डिवाइड बाय 3, तो 12,000 में से 4 माइनस करें तो आंसर कितना आएगा? 8,000. इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 2,000. दिस इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. एक हमारे पास ये मेथड है, कैरिंग वैल्यू मेथड हम इसको कहते हैं. ट्रांसफरी की कैरिंग वैल्यू कि उसकी बुक्स में कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर कितनी आ रही होगी, और ट्रांसफर की कैरिंग वैल्यू कि उसकी बुक में एट द एंड ऑफ ईयर कितनी कैरिंग वैल्यू आ रही होगी. ठीक है. एक ये मेथड है. दूसरा मेथड हमारे पास है कि जनाब आपने क्या करना है, आपने गेन ऑन डिस्पोजल देखना है कि ट्रांसफरी के हवाले से गेन ऑन डिस्पोजल कितना आया, यानी कि सॉरी ट्रांसफर के हवाले से गेन ऑन डिस्पोजल कितना आया, और उसमें जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है आपने उसको एडजस्ट करवाना है. ठीक है. यानी कि गेन ऑन डिस्पोजल जो आपको मिला, जो भी गेन ऑफ डिस्पोजल आपको मिलेगा, अब वो गेन किसके लिए है? ट्रांसफर के लिए. ठीक है. तो उस गेन के ऊपर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, मतलब एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं, एसेट की बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं, बल्कि गेन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है आप उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन का नाम दे दिए, तो वो आपके पास उसमें से आप माइनस करवा के बता देंगे कि नेट वैल्यू हमें पूरे साल में कितनी मिली होगी. ठीक है. मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिखते हैं जनाब गेन ऑन डिस्पोजल. कितने का हमें एसेट बेचा था जनाब पेरेंट ने? उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 12,000. यानी क्या 20,000 माइनस 8,000 कर दीजिए, तो 12,000 उसकी बुक वैल्यू थी. कितने का एसेट रह गया? 3,000 का मुझे गेन मिला. अब ये जो गेन है इसके ऊपर मैं नाम दूंगा एडिशनल डेप्रिसिएशन का. कि जो मुझे गेन के ऊपर डेप्रिसिएशन मिल रही है. अब जाहिर बात है जब मैंने एसेट महंगा बेचा तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है. तो कितनी ज्यादा डेप्रिसिएशन होगी? हमने कहा जनाब रिमेनिंग लाइफ 3 साल है, तो 3,000 को 3 साल पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 1,000. इसको माइनस करवा लेंगे, तो रिमेनिंग जो आपके पास जो होगा दैट वुड बी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. तो देख सकते हैं दोनों मैच कर रहे हैं. तो दोनों मेथड है, लेकिन इसमें जो ऑथेंटिक मेथड है वो ये कैरिंग वैल्यू वाला मेथड है. ओके. आगे चलकर जो हम इसको इस्तेमाल करेंगे वो इंशाल्लाह कैरिंग वैल्यू को ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफर और ट्रांसफर का आपस में क्या कर रिलेशन है. क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ट्रांसफरी जो है, जो ट्रांसफरी है उसका रेट अगर डिफरेंट हो गया, ट्रांसफर का अगर रेट डिफरेंट हो गया, तो हमारे लिए परेशानी का बायस नहीं होगा. ठीक है. हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि ट्रांसफरी के हवाले से बुक वैल्यू देख लेंगे और ट्रांसफर के हवाले से बुक वैल्यू देखेंगे. अगर ये 20% पे डेप्रिशिएट करता है, ये 10% पे करता है, तो इसको 20% पे डेप्रिशिएट करवाएंगे, इसको 10% पे डेप्रिशिएट करवाएंगे. सिंपल इज दैट. गॉट इट? समझ आ गई बात की? तो हमें ये इसकी परेशानी नहीं होगी. क्लियर? अच्छा. अब इसका इम्पैक्ट, अगर हम लोग इसके इम्पैक्ट की बात करने की कोशिश करें तो इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे जाएगा. देखिए जी, अगर अगली ही एग्जाम्पल की तरफ मैं लेके आऊँ आप लोगों को, पेज नंबर 626 पे,
54 की अगर हम लोग बात करते हैं, अगली ही एग्जाम्पल की हम लोग बात कर रहे हैं, या बल्कि उसी एग्जाम्पल पे रहिए, पेज नंबर 625 पे, उसी एग्जाम्पल पे रहिए, एग्जाम्पल नंबर 53 पे। तो जब हमने ये अनरियलाइज्ड गेन निकाल लिया 2000 का, ये कौन बेच रहा है? पेरेंट बेच रहा है किसको? सब्सिडरी को, ठीक है, पेरेंट की तरफ से ये, यानी कि P इज सेलर। तो इसका इफेक्ट कहां कहां पे जाएगा? देखिए, कहता जी सबसे पहले तो आपने अपने नॉन करंट एसेट को SOFP में, जो नॉन करंट एसेट है उसको आपने कम करवाना है 2000 से, जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसमें से आपने माइनस करवाना है। याद है ना हमने क्या लिखा था? आप अपने एसेट्स को कम करवाओगे SOFP में, कहां से? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की अमाउंट से। कितनी अमाउंट से करवाओगे? माइनस 2000 से। दूसरे नंबर पे उसने कहा जनाब ग्रुप रिजर्व को कम करोगे, क्यों? क्योंकि P इज सेलर, तो ग्रुप रिटेन अर्निंग को उसमें क्या करवाओगे? माइनस करवा दोगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की अमाउंट को, 2000 रुपए को। उसके बाद कहते हैं जी आपने इस गेन को अदर इनकम के तौर पर लिखा होगा अपने SOCI में, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो अदर एक्सपेंस को, अदर इनकम को भी क्या कर दो? कम करवा दो। कितने से? 2000 रुपए से, ठीक है। और इसका NCA के ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यही 3 बातें हमने डिस्कस की थी, ओके। सेम एग्जाम्पल के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो सब्सिडरी है, अगली जो एग्जाम्पल नंबर 54, उसमें सब्सिडरी जो है वो सेलर है, यानी कि S इज सेलर, ओके। तो रिजल्ट दोनों का सेम निकलेगा, अमाउंट 2000 की 2000 ही आएगी, S इज सेलर। तो इस सिचुएशन में देखिए कि आपने, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। नंबर 1 कहेगा कि जनाब क्या करो, अपने करंट एसेट को कम करो, जैसे कि आपने P सेलर के केस में किया था 2000 से। दूसरा आपको कहेगा जी, उसने कहा था कि ग्रुप रिटेन अर्निंग में माइनस होना है, अगर P सेलर, तो यहाँ पे किस में से माइनस होगा? नेट इन्वेस्टमेंट के तौर पर, नेट एसेट्स इन और नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी के तौर पर, यानी कि जो आपकी वर्किंग 2 थी उसमें से ये माइनस होगा जाके, ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं जनाब इसका जितना भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है इसके ऊपर, एसेट के ऊपर, क्योंकि एसेट जो है, जब हम इन्वेंट्री की बात करेंगे तो इन्वेंट्री का ताल्लुक किसके साथ है? सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट और सब्सिडरी का। लेकिन जब हम लोग एसेट की बात करेंगे ना, तो बेटा एसेट के ऊपर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो की गई है वो 2 बंदों ने की है, NCI ने की है और आपने की है, ठीक है। तो अब जो आपके एसेट्स हैं, ठीक है, जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, उसके अंदर 2 बंदों की इन्वेस्टमेंट शो हो रही है। तो जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपका, सब्सिडरी का जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा, आपने उसके भी 2 हिस्से करने। जो पेरेंट वाला है, आपने किसको चार्ज करना है? वो पेरेंट को, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ एक लाइन, रिड्यूस सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इम्पैक्ट 1600 ऑन ग्रुप रिजर्व एंड इम्पैक्ट 400 ऑन NCI बाय 2000। इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो 1600 किसके ऊपर आएगा? यानी कि 80% अगर हम बात करें तो उसने 80% एक्वायर किया था, तो 80% का इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? ग्रुप रिटेन अर्निंग के ऊपर, ठीक है। और NCA के ऊपर इसका इम्पैक्ट कितना आएगा आपका? सिर्फ और सिर्फ 200 के साथ, 400 के साथ, सॉरी। इसको कैसे हम मैनेज करेंगे ये आगे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सॉल्व इंशाल्लाह करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। और लास्ट में कहता जी आपने क्योंकि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनानी है, तो उसमें आपका जो अदर इनकम है उसको भी आप 2000 से कम कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ फर्क ये है कि P इज सेलर, तो किधर जाएगा? ग्रुप रिटेन अर्निंग में, और 100% जाएगा। और अगर S इज सेलर, तो ये किधर जाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ जनाब आपके पास जाएगा ये नेट एसेट में, ठीक है। और उसके भी 2 हिस्से बनेंगे, NCI के और आपके पास ये ग्रुप के, यानी कि पेरेंट के। क्लियर? डेप्रिसिएशन डेट ऑफ ट्रांसफर से बैलेंस शीट डेट, जी, डेप्रिसिएशन वहां से हम लोग, वो मिड ईयर की जब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन यहाँ पे मैं जूम कर रहे हैं पूरे साल के लिए, तो ट्रांजैक्शन भी एट द ईयर स्टार्ट पे हुई है, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन अगर हम मिड ईयर की बात करेंगे, मिड ईयर का वो ट्रांजैक्शन हम पढ़ेंगे तो उसकी बात हम लोग कर लेंगे। एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं यहाँ पे बुक पे ही आपको मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। सारे बच्चे जरा प्लीज़ बुक अपनी देख लीजिए। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 56। फटाफट हम करते हैं ताकि हमारा टाइम भी कम से कम लगे और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलें। मेन जो चीज़ें हैं बेटा वो ये 2 हैं, बाकी पेबल, रिसीवेबल, ग्रुप ट्रांजैक्शन, ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ये सारा कुछ 1-1 मिनट की मार है। मेन जो चीज़ें थी वो ये 4-5 थी, इनके बारे में हमेशा पूछेगा। ऊपर व नीचे वाली जो चीज़ें हैं उनके बारे में कभी कभी वो आपसे पूछ लेता है। देखिए जी, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 56। ऑन 31 दिसंबर 2011 हार्ड एक्वायर्ड 60% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ सॉफ्ट फॉर 110 million
at the date as soft had a retained earning balance of 50 million and a share premium account balance of 10 million। मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, हमारा मकसद सिर्फ एनसीए को देखना है, ठीक है जी। उसने आपके नॉन करंट एसेट उसने बता दिए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन सॉफ्ट और करंट एसेट्स उसने आपको बता दिए। इसी तरह से इक्विटी की बात कर लेते हैं जनाब, तो शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, हार्ड का भी और सॉफ्ट का दोनों का उसने बता दिया, और करंट लायबिलिटीज भी उसने दोनों के बता दिए। मेन चीज जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ, एट स्टार्ट ऑफ 2015 हार्ड सोल्ड अ टेंजिबल एसेट टू सॉफ्ट फॉर 50 मिलियन। एनसीए उसने भेजा नॉन करंट एसेट 50 मिलियन का। द एसेट वाज ओरिजिनली परचेज्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2012 एट अ कॉस्ट ऑफ 100 मिलियन एंड हैड अ यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 years। तो किसने बेचा जनाब इसको? हार्ड ने बेचा सॉफ्ट को, और हार्ड की बुक में कैसे आ रहा होगा रिकॉर्डिंग इसकी? 100 मिलियन की उसकी कॉस्ट होगी और 5 साल पे आपने इसको डिवाइड करना होगा 2012 तक, ठीक है। तो 2012 से एट द एंड ऑफ 2015, या अगर हम बात कर लेते हैं या स्टार्ट ऑफ 2015, तो कितनी इसकी बुक वैल्यू रह चुकी होगी वो हम लोग देख लेंगे। सॉफ्ट डेप्रिसिएशन पॉलिसी इज 25% पर एनम बेस्ड ऑन कॉस्ट, और जो सब्सिडरी है उसकी कितनी पॉलिसी है कि वो कितना चार्ज करता है? 25% चार्ज करता है, ठीक है जी। अब जो मैंने चीज़ आपको बतानी है, इसकी कहानी हम देखेंगे आपके पेज नंबर 629 पे, देखिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफर के तौर पर। अब यहाँ पे जो मैं आपको बात बता रहा था उसकी मैं बात करने लगा हूँ। ये देखिए ये वाला मेथड, इसका इम्पैक्ट फिर इसी के ऊपर हम लोग देखेंगे। मेथड में क्या कहता था? कैरिंग वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी, कि ट्रांसफरी के हिसाब से कैरिंग वैल्यू कितनी आई होगी, कितने का उसने एसेट बेचा उसको? 50 मिलियन का। 50 मिलियन का उसने एसेट बेचा ना, तो ट्रांसफरी की बुक में कितने का एसेट आ रहा होगा? 50 मिलियन का, ठीक है। उसके हिसाब से इसकी बुक वैल्यू कितनी बन रही होगी? हम कहेंगे जनाब 50 मिलियन का मल्टीप्लाई करवा दीजिए 25% की डेप्रिसिएशन, ये माइनस करवा दीजिए। जी 50 मिलियन की डेप्रिसिएशन 25% माइनस करवा दीजिए, तो कितने पैसे आएंगे? कैरिंग वैल्यू एज पर ट्रांसफरी एट द एंड ऑफ ईयर जी कितना? 37.5, ठीक है जी। और ट्रांसफरर के एंड पे बुक वैल्यू, अगर ये ट्रांसफरर के पास एसेट रहता तो उसकी बुक वैल्यू कितनी होनी थी? उसने कहा जनाब इसकी कॉस्ट कितनी थी? 100 की, इसमें से उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करनी थी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होनी थी? उसने कहा जनाब 5 साल का एसेट था, 2012 से काउंट कीजिए 2015 के एंड तक, तो कितने साल बनेंगे? 12, 13, 14 और 15, 4 साल बनेंगे। तो 100 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4 साल के डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करवा दीजिए, कितना? 20। तो आपके पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितने का आ गया? 17.5 का। दिस इज योर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब इस 17.5 को उसने कहां कहां पे शो किया? किसने बेचा? पेरेंट ने बेचा, ठीक है। अब जरा देखिए इसके ऊपर वर्किंग बनी है ग्रुप रिटेन अर्निंग की वर्किंग, नजर आ रही है? उसमें से देखिए ट्रांसफर ऑफ एसेट 17.500 वो उसने माइनस करवाई, ओके। इसके बाद वापस आ जाइए, पिछले पेज पे जहां पे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी हुई है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में देखिए 2,25,000 के हार्ड के पास एसेट थे, 1,75,000 का सॉफ्ट के पास एसेट थे। दोनों को हमने ऐड कर दिया और इसमें से हमने लेस करवा दिया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो कि हमने करंट नॉन करंट एसेट में से माइनस करवाने। गॉट इट? समझ आ गई बात की? अच्छा, इसके बाद जनाब यहाँ पे उसने पता नहीं उसने बनाया कि नहीं बनाया, एनीवेज अगर लेट्स सपोज यहाँ पे वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी उसने दी होती, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी लेट्स सपोज उसने दी होती, तो इसी अमाउंट को मैंने क्या करना था? मैंने अदर इनकम में से भी क्या करवा देना था? माइनस करवा देना था। क्लियर? यहां तक के मसले मसाइल, यहां तक की प्रॉब्लम? अच्छा जी, चलें जी।